नमस्कार। अध्ययन, मनन और विचार की प्रक्रिया में हम सब लिखना के साथ साथ पढ़ना भी उतना ही प्रिय मानते हैं और प्रभावी भी। इस गति में और स्थिति में भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ने में आईं। उनके संबंध में लिखने की भी स्थिति बनी और इस प्रकार की करीब 2-2,500 पुस्तकों की समीक्षा का अवसर रहा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वे प्रकाशित भी हुई। चूंकि तुलसी मानस भारती से हमारा जुड़ाव करीब 3 दशक पुराना है, अतः इस पत्रिका में मैं ऐसी पुस्तकों की समीक्षा प्रायः लिखता रहा हूँ और वे छपती रही हैं वहाँ। उसका एक संग्रह भी हमने वर्ष 2016 में प्रकाशित किया था। करीब 75 ऐसी पुस्तकों की समीक्षा ली थी और उस किताब का नाम था अर्धालियों के पूर्णकाल। मेरा यह विचार बना है कि आगे जब तक जैसा भी संभव होता है मैं कुछ चुनी हुई पुस्तकों की समीक्षा का पाठ करूं, ताकि उन पुस्तकों के सार तत्व की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और वह संदेश जो प्रायः प्रत्येक लेखक पहुंचाना चाहता है दूर दूर तक, उसमें भी जिस सीमा तक हो सकता है मैं उनका सहायक बन सकूं। आज मैं अपने पाठ के लिए तुलसी मानस भारती के मई के अंक में प्रकाशित 2 पुस्तकों की समीक्षा का पाठ अपने सामने रख रहा हूं। पहली पुस्तक है राम ही राष्ट्र हैं, राष्ट्र ही राम। यह पुस्तक डॉक्टर प्रेम भारती की लिखी हुई है और इसका प्रकाशन मयंक प्रकाशन प्रतापगढ़ से हुआ है। पुस्तक का मूल्य है 395 रुपये। इस समीक्षा का हमारा शीर्षक है राष्ट्र के पर्याय राम। अपनी जिजीविषेत शतम समा यात्रा में शताधिक पुस्तकों के प्रणेता डॉक्टर प्रेम भारती प्रतिष्ठित साहित्य मनीषी हैं। आज जब सनातन धर्म भूमंडल में सर्वत्र श्री रामलला की अयोध्या में पुनर्प्रतिष्ठा के हाथातिरेक में है, तब श्री भारती का श्री राम का भारत राष्ट्र के आत्म तत्व के रूप में इस कृति से साक्षात कराना बहुत सुसंगत है। इस पुस्तक के केंद्रीय स्वर की झलक उनकी निम्न अवधारणा में देखी जा सकती है। राम ब्रह्म है, यह उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। राम विष्णु के अवतार हैं, यह उनका आदि दैविक स्वरूप है। राम दशरथ पुत्र हैं, यह उनका आदि भौतिक स्वरूप है। तुलसी ने इन तीनों स्वरूपों को ध्यान में रखकर मानस की रचना की है। 152 पृष्ठ की इस पुस्तक में रामचरितमानस के संदर्भ से 32 महत्वपूर्ण सूत्रबद्ध प्रसंग विस्तार हेतु लिए गए हैं। इनमें कुछ उल्लेखनीय हैं। राम वनगमन, कैकेयी का प्रशासकीय व्यक्तित्व,
राजसत्ता की बड़ी राजसत्ता से बड़ी ऋषि सत्ता, ग्रामीण अंचल में श्री राम की यात्रा, सीता का पातिव्रत धर्म, कंचन मृग की खोज में राम और राम का प्रकृति प्रेम इत्यादि। वेद की ब्रह्म की स्वराट अवधारणा में चेतनाजीवी भारत से राष्ट्र एक ऐसी संप्रभु इकाई चेतनाजीवी भारत में राष्ट्र एक ऐसी संप्रभु इकाई है जिसका संचालन एक महत्तर योजना के अंतर्गत ही संभव है। यही कारण है कि यह राजसत्ता के भी परतर ऋषि सत्ता की अवधारणा रही है। श्री भारती के अनुसार जो कार्य पहले ऋषिगण करते थे वह न्यायपालिका के सदृश था, किंतु कानून बनाने का भी अधिकार उन्हीं का था। इस प्रकार ऋषि सत्ता संसद, धन, न्यायपालिका के सदृश थी और कार्यपालिका का दायित्व राजा का था। पृष्ठ 39। जिस प्रकार व्यास जी की रचना धारा के साथ गणेश जी द्रुतम चलती गणेशस्य लेखनी की स्थिति बनती है, उसी प्रकार लेखन और पुस्तक सृजन की गति को देखते हुए श्री भारती जी की विलक्षणता चमत्कृत ही करती है। बधाई और कृति का स्वागत। इस अंक में दूसरी जो हमारी समीक्षा प्रकाशित हुई है तो उसका शीर्षक है भारतीय ज्ञान परंपरा का सार संचय। कृति का नाम है चिंतन के सीमांत। रचनाकार हैं डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम और प्रकाशक है तुलसी मानस संस्थान जयपुर। पुस्तक का मूल्य ₹200 है। समीक्षा इस प्रकार है। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के मूर्धन्य मनीषी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम के आलेखों की संचयित माला का प्रकाशन तुलसी मानस संस्थान जयपुर ने अपनी कीर्ति यात्रा के अनुरूप ही किया है। संस्थान के अध्यक्ष राम लक्ष्मण गुप्त जब अपने प्रकाशकी में इसे अपने लिए गौरव की बात कहते हैं तो यह उनकी लोक सिद्ध विनयशीलता का ही प्रमाण है। संकलन में साहित्य, भाषा, शिक्षा, धर्म, लोकतंत्र और संस्कृति विषयक 23 आलेख हैं। निश्चित ही इनका केंद्रीय संधान सनातन भारतीय प्रज्ञा और अध्यात्म दर्शन है। जिस प्रकार तुलसी का रामचरितमानस भक्ति, ज्ञान और मानवीय जीवन दर्शन की को काव्य धरातल पर आधारित कर सार्वकालिक सत्य को उद्घाटित करता है, श्री कुसुम अपने संकलन की सुगंध जीवन के विविध आयामों से संजोते हैं। उनके द्वारा काव्य शास्त्रीय शिवत्व की अवधारणा का आख्यापन सार्वभौमिक दर्शन के रूप में किया जाना मुझे सर्वथा स्वागत योग्य लगा। कुछ दिनों से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री रामवल्लभ त्रिपाठी पौर्वात्य और पश्चिमी काव्य शास्त्र की जिस समरसता का अपने YouTube चैनल से प्रसारण कर रहे हैं उसकी दिशा भी प्राय वही है। जब डॉक्टर शर्मा इलियट के निर्वैयक्तिकता दर्शन पर विचार कर कहते हैं हिंदी में वर्ड्सवर्थ वाला सोच हिंदी के लेखकों के ज़्यादा निकट है, पर इस समय के कवि एलियट के सोच के अधिक से अधिक प्रभावित दिखते हैं। पृष्ठ 3। तो मुझे यह विचार नहीं लगता है कि तुलसी एलियट के 400 वर्ष पहले कविता में
परंपरा और मौलिकता के जिस रसायन की बात करते हैं वह अपने आप में अभूतपूर्व है। एलियट ने कहा है, लगभग वर्ड्सवर्थ के उस मत को खंडित करते हुए कि पोएट्री is a spontaneous, powerful overflow of फीलिंग्स, हमारे भावनाओं का उच्छलन है, यानी भावनाएं उसमें प्रधान तत्व है। भावना, एलियट ने कहा, पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। It is not an expression of personality but an escape from personality. कविता भावाभिव्यक्ति मात्र नहीं है, वह तो भावातिरेक से एक संरक्षण देने वाली विधा है। इसलिए उसने आगे यह भी कहा कि द ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन एन आर्टिस्ट and his work of art, the greater the work of art that shall be. जितना बिलगाव होगा एक रचनाकार का अपनी रचना से, वह रचना उतनी ही बड़ी हो जाएगी। हमें याद है कि तुलसी ने कविता की जो परिभाषा दी है मानस में, मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिर गजसर सोहिन तैसी। मणिमाणिक और मुक्ता सांप, हाथी और खानों में वैसी शोभा नहीं पाती हैं जैसी निरक्रीट तरुणी तन पाई, लाई सकल शोभा अधिकाई। राजा के किरीट तरुणी के शरीर में अवस्थित होकर के बहुत शोभायमान होती हैं। तैसे ईश्व कवि कवित बुध कहे ही उपजही अनत अनत छवि लय। तो ये दर्शन इतना नया नहीं है जैसा कि हम मान करके इसको चलना चाहते हैं। यह एलियट के सिद्धांत को लेकर के उन्होंने इसमें, कुसुम जी ने एक रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य की बात कही है। उनके अनुसार जिस प्रकार मणि माणिक और मुक्ता आहिगिरी और गजश्री में प्रकट होकर राजा के मुकुट और तरुणी के शरीर में उतना अधिक निखार पाती है, वैसे ही कवि की संवेद्यता एक व्यक्ति के स्थान पर उसकी कविता में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। उपजही अनत अनत छवि लय। प्रखर मनीषी की स्कृति को बधाई और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।